हेलो फ्रेंड्स, इस स्टडी में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट किए एनसीईआरटी नोट्स जो भारतीय इतिहास है, क्लास 6 से 12 और प्लस न्यू है। और ये बुक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, बिहार शिक्षक, बिहार एसआई और बिहार एसएससी सब एग्जामों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में हम कर रहे हैं भारत में प्रेस और शिक्षा के विकास। हमने यहाँ हमने शिक्षा का विकास कर लिया था। अभी हम करेंगे शिक्षा के अधोगामी निषेधन सिद्धांत। चलिए चलते हैं। एवरीवन, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए, शिक्षा के अधोगामी निषेधन सिद्धांत। शिक्षा का खर्च की जाने वाली राशि अत्यल्प थी। इसे बहुत कम लोगों को शिक्षित किया जा सकता था। अतः सुनिश्चित किया गया कि इस राशि को उच्च और मध्यम वर्ग के कुछ लोगों को शिक्षित करने खर्च किया जाए। उच्च शिक्षा लोगों में यह आशा थी कि वे जन संधारण और शिक्षित करने में कार्य करेंगे। इस प्रकार शिक्षा और आधुनिक विचार के उच्च वर्गों से निकलकर निम्न वर्ग के लोगों को प्राप्त होंगे। इसी को शिक्षा का अधोगामी निषेधन सिद्धांत कहा गया। शिक्षा के अधोगामी निषेधन सिद्धांत की नीति ब्रिटिश शासन के अंततः चली, परंतु इसे सरकारी रूप से 1854 में समाप्त कर दिया गया था। 1854 के बोर्ड डिस्पैच। 1854 ईस्वी सरकार ने प्राथमिक स्कूलों को लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को समुचित व्यवस्था करने की घोषणा की। आधुनिक भारत में यह शिक्षा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। यह घोषणा तो बोर्ड डिस्पैच के नाम से जानी जाती है और 1857 की विद्रोह के पश्चात यह विस्तारपूर्वक तैयार की गई थी। इस घोषणा के अंतर्गत लोक शिक्षा विभागों की स्थापना की गई और 1847 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और लोक विभागों की स्थापना की गई। 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में समधिकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। बोर्ड डिस्पैच में स्कूल स्तर पर अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषाओं को भी शिक्षा का माध्यम बनाया गया, जबकि कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहा और गैर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में सरकार अनुदान की व्यवस्था की गई। इंडियन एजुकेशन सर्विस (IES) नामक एक नई सेवा अस्तित्व में आई। यह सेवा संपूर्ण देश में सरकारी संस्थाओं के लिए अध्यापक का चुनाव करती थी। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की कमजोरी। परंपरागत भारतीय शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे सरकारी समर्थन के अभाव में 1844 में सरकारी घोषणा के कारण समाप्त हो गई। 1844 की घोषणा के अनुसार रोजगार के लिए आवेदन करने वालों को अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए था। शिक्षा प्रणाली एक मुख्य कमजोरी थी। आम जनता की शिक्षा की उपेक्षा, इसके कारण जन साक्षरता में गिरावट आई। शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी को अधिक महत्व देने का कारण शिक्षा के प्रसार में बाधा पहुंची। प्रारंभिक शिक्षा नीति एक बड़ी कमजोरी यह थी कि इसमें लड़कियों की शिक्षा की अवहेलना की गई। कंपनी के प्रशासन ने वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का भी उपेक्षा की। 1857 ईस्वी तक देश में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में केवल 3 ही मेडिकल कॉलेज थे, जबकि उच्चतर तकनीकी शिक्षा हेतु केवल एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज भी रुड़की में था। भारतीय शिक्षा का प्रसार। शिक्षा के प्रसार में भारतीय नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा पर ब्रिटिश नियंत्रण के विरोध में स्वतंत्र आंदोलन के नेताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की तथा राष्ट्रीय स्कूल एवं कॉलेज खोले। कालांतर में बनारसी तथा अहमदाबाद में विद्यापीठों की और अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की। विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा तैयार तालीम योजना के अनुसार स्कूल खोले गए। बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने तीसरे राष्ट्रपति इस शिक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे हम चलते हैं। भारत में शिक्षा के सुधार से संबंधित प्रमुख आयोग। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा के सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण आयोग और समितियों का गठन किया गया, जो इस प्रकार है।
हंटर कमीशन 1882 में तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड रिपन ने डॉक्टर हंटर कमीशन का गठन किया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में शिक्षा संबंधी प्रगति की समीक्षा करना था। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा से अधिक व्यवहारिक करने का सुझाव दिया। देसी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के साथ साथ विशेष शिक्षा को भी इसमें स्थान देने की वकालत की गई, जिसे नैतिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा इत्यादि शामिल हो। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया। इससे पूर्व वर्ष 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की गठित किया गया। रैले आयोग के सुझावों के आधार पर यह अधिनियम पारित हुआ। इस समय भारतीय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। इस अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों में अनुसंधान तथा अध्यापन को व्यापक बनाने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण की प्रक्रिया आरंभ की गई। 1913 के शिक्षा संबंधी सरकारी प्रस्ताव देश में शिक्षा के विस्तार की मांग और गोपाल कृष्ण गोखले के दबाव पर भारत सरकार ने वर्ष 1913 में शिक्षा नीति पर अपना प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के अंदर शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रकाश डाला गया। इस प्रस्ताव में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के विकास के साथ उत्तर प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण पर बल दिया गया। स्थानीय संस्थाओं में प्रयास से विद्यालय की स्थापना का निर्देश दिया गया। सेंट्रल आयोग 1917 में सेंट्रल आयोग का गठन वर्ष 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को अध्ययन के लिए M.I. सेन के नेतृत्व में किया गया। सेंट्रल आयोग ने स्नातक स्तर पाठ्यक्रम को विविध पहलुओं पे विषय में अपना सुझाव प्रस्तुत किया। सुझावों के आधार पर भारतीय शिक्षा में अनेक गुणात्मक परिवर्तन किए गए। हंटर आयोग समिति 1929 में फिलिप जोसेफ ने हंटोग की अध्यक्षता में हंटोग समिति गठन 1929 में किया गया। इस समिति ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की समस्याओं पर प्रकाश डाला। हंटोग समिति ने स्वदेशी भाषा साहित्य तथा इतिहास के ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर भी बल दिया। शिक्षण सामग्री के अभाव में चिंताजनक माना गया। सार्जेंट योजना 1944 में तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य 40 वर्षों में भारत को पूर्णतः साक्षर बनाना था। इस योजना में देश भर में विद्यालयों के जाल फैलाने पर बल दिया गया। सार्जेंट योजना का औपचारिक नाम भारत में युद्ध उपरांत शिक्षा का विकास पर सार्जेंट कमीशन रिपोर्ट था। इसमें 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पर बल दिया गया। हेलो फ्रेंड, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ये आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। थैंक यू।